कभी कभी गिर जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, दूर नहीं जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले सेकंड क्लास है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्लास 9 का है हम लोग का जो, अच्छा टॉपिक का क्या नाम था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ का कल पढ़ लिए थे, सॉलिड, लिक्विड पढ़ लिए थे हम लोग, गैस पढ़ लिए थे। कोई पदार्थ सॉलिड क्यों है तो उसके अणुओं का अरेंजमेंट के कारण, अणुओं के क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कैसा, अणुओं के बीच का गैप कैसा, उसके कारण था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो पदार्थ है, पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5। पहला क्या हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया आपका, फिर गैस हो गया। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में पदार्थ का बनना, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो तीनों स्टेट को सस्टेन करता है। तीनों बर्फ, आइस हो गया, वाटर हो गया, जो तीनों स्टेट में रहता है कि नहीं, सॉलिड में भी रहता है आपका, लिक्विड में रहता है, गैस भी रहता है। उसके साथ एक और एग्जाम्पल दीजिए तो कौन सा ऐसा पदार्थ है, घी सॉलिड में भी रहता है कि नहीं रहता है, फिर इसको गर्म कीजिएगा तो लिक्विड में होगा, फिर और घी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर स्टेट में चल जाएगा कि नहीं। तो तीनों स्टेट में, तो क्यों गया, क्या ऐसा हुआ, ठीक है, जो अवस्था परिवर्तन हो गया। फिर एक और एग्जांपल दीजिए, मोमबत्ती, वैक्स, मोमबत्ती सॉलिड में पाया जाता है कि नहीं, मार्केट से खरीद के लाते हैं, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो सॉलिड स्टेट में है, जैसे जैसे इसको गर्म किया तो उसके अणुओं के बीच क्या हो गया, गैप बढ़ गया, तो अब बढ़ कर क्या हो गया, लिक्विड में आ गया। फिर जैसे जैसे और हीट किया तो क्या हो गया, वेपराइजेशन हो गया। तो ये अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं। अभी मोमबत्ती था वो भी पदार्थ ही है, आपका घी भी था वो भी पदार्थ, पदार्थ की अवस्था में चेंजेज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो इसमें मेन रोल किसका था, कौन ऐसा रीजन था जिसके कारण वो अवस्था को चेंज किया, बताइए। अणु तो ठीक है, अणु में उसके अणु नहीं बोलेंगे, कण बोलेंगे। कण में कुछ चेंजेस, कण को चेंज कौन करवाया। मोमबत्ती है मेरे हाथ में, ये मोमबत्ती है, ये सॉलिड के फॉर्म में, अब ये सॉलिड से लिक्विड क्यों हुआ, कौन सा ऐसा फैक्टर था। अरे आप हीट दिए, क्या दिए, टेम्परेचर। सबसे बड़ा रीजन क्या है, टेम्परेचर दिए तो क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। फिर और ज़्यादा टेम्परेचर आपने राइज किया, बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, लिक्विड से गैस। तो मेन जो यहाँ पे फिनोमिना काम कर रहा है मैटर का चेंज होने में, स्टेट अवस्था में परिवर्तन होने में, वो कौन था, टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसमें किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, टेम्परेचर, एट क्या बोलते हैं, फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे कि आपका पानी है, पानी 0 डिग्री पे क्या होता है, सॉरी वेपर क्या बोलते हैं, पानी का उबलना कितना डिग्री पे उबल जाएगा, 100 डिग्री। जब तक वाटर को 100 डिग्री नहीं मिलेगा तब तक वो उबलेगा नहीं। तो समझ में आ रहा था, यहाँ टेम्परेचर उतना देना होगा। अच्छा, टेम्परेचर के साथ साथ और अवस्था को परिवर्तन करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रेशर। कौन, प्रेशर। अब किसी को, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, क्या है, मार्कर है, मार्कर को इतना कस के प्रेशराइज करेंगे ना कि सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन होता है। कैसे होता है, जैसे अब देखिए, अभी तो टेम्परेचर पढ़े, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर के कारण भी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप लोग के अलमारी में पुराना कपड़ा रखा हुआ रहता होगा, ठीक है, पुराना कपड़ा रखा हुआ है, बहुत स्मेल करता है, तो देखते हैं एक फिलिप्थोनिन की गोली आती है, करगोली जिसको बोलते हैं ना, वाइट कलर का है। तो वो कैसा होता है, मार्केट से लाता है, किस स्टेट में है, सॉलिड में। उसको डाल दिए आप, कुछ दिन बाद देखें वो गायब हो जाता है। तो सॉलिड से कैसा बन गया, वेपर में। कैसा बन गया, वेपर में, हवा में उड़ गया ना। तो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, वेपर में। किसके कारण, या तो उसको टेम्परेचर मिला होगा, क्या मिला होगा उसको, जहाँ रखे होंगे उसको टेम्परेचर के कारण भी मिला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो भी अवस्था को परिवर्तन कर दिया। फिर एथिलीन की गोली हो गया, कपूर भी सॉलिड से क्या होता है, सीधा गैस में होता है। कपूर को देखिए, कभी लिक्विड फॉर्म में आता है क्या, नहीं, सीधा सॉलिड से गैस में चल जाता है। तो यहाँ भी टेम्परेचर ही काम कर रहा है। अब बताते हैं प्रेशर किस में काम करता है। जैसे आप लोग घरों में, हम लोग किचन में यूज़ करते हैं CNG गैस, हो चाहे LPG मार्केट से लेकर के आते हैं, ठीक है। तो LPG जो गैस होता है, LPG के सिलेंडर में किस फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, किस फॉर्म में आता है, वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है, वेपर। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर आप LPG गैस रखें, अब इसके अंदर LPG गैस के फॉर्म में नहीं है, वो पानी के फॉर्म में है। क्यों पानी के फॉर्म में है, क्योंकि उसको कंप्रेस्ड किया गया। क्या किया गया, कंप्रेस करके भरा गया, तो उसके अंदर जो गैस है वो पानी के फॉर्म। इसी तरह देखते कभी हिलाते हैं तो हिलता है ना, लगता है कि पानी, तो पानी रियल में पानी के फॉर्म में होता है, ठीक है, याद रखना। अब जैसे ही इसका नोजल को आउट करते हैं तो क्या वही जो लिक्विड था आपका किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है कि नहीं, तेजी से। अब बताइए, यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन देखने को मिला, लिक्विड से किस अवस्था में गया आपका, गैस में। यहाँ पे क्या आप गर्म कर रहे थे क्या उसको, सिलेंडर को, नीचे पानी था लिक्विड, उसको गर्म कर रहे थे तब ना गैस में जा रहा था,
टेम्परेचर के कारण। यहाँ पे आप टेम्परेचर दिए क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आया? यहाँ पे प्रेशर का कंडीशन आया। क्या आया? प्रेशर। इतना प्रेशराइज कर दिए कि उसका मॉलिक्यूल्स क्या था, मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? दूर दूर, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण वो क्या आया? गैस में हो गया। समझ में आया? तो ये चीज़ हो गया। तो कोई भी पदार्थ सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका अवस्था परिवर्तन करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पहला टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वही आज पढ़ने वाले टॉपिक का नाम क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का परिवर्तन होना, है ना, आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, फिर गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। तो ये कन्वर्टेबल होता है, एक दूसरे में चेंज होते रहता है अवस्था। तो उस अवस्था चेंज होने के दौरान इस सब का नाम क्या एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। अब देखिए कुछ कुछ टर्म है। तो सबसे पहले दो फैक्टर, जो प्रमुख फैक्टर है मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए, दो फैक्टर कौन सा है आपका? चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर, है ना। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कितना फैक्टर है? टू फैक्टर। टू फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, टू फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अवस्था के परिवर्तन करवाने में दो प्रमुख कारक है। फैक्टर मतलब दो कारक है। कौन कौन है दीपक? पहला चेंज इन, हम किसी भी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं उसके क्या? तापमान में परिवर्तन ला करके। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? चेंज इन, CHANG, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा बोलिए क्या? चेंज इन प्रेशर। टेम्परेचर मतलब क्या? तापमान, और प्रेशर मतलब क्या? दाब। ठीक है, याद रखना है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर का अवस्था में परिवर्तन के लिए दो प्रमुख कारण होता है। ये एग्जाम में आता है। दो प्रमुख कारण कौन कौन सा? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर। समझा दिए? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टर्म्स इन्वॉल्व इन द स्टेट। अब देखिए, अब किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होने में बहुत सारा टर्म यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा टर्म। जैसे कि कोई मैटर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में गया, तो सॉलिड से लिक्विड में गया उस टर्म को क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में गया उस टर्म का क्या नाम है? फिर गैस से डायरेक्ट किसमें? ठंडा होकर के फिर सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारा ऐसा है जो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज हुए बिना। जैसे कि अभी नेप्थलीन का गोली बोले, कपूर बोले, कपूर सॉलिड है, सीधा सॉलिड से लिक्विड में ना चेंज होकर के क्या होता है? गैस में। तो उस कंडीशन का नाम क्या है? उस कंडीशन का नाम है ऊर्ध्वपातन। क्या नाम है? ऊर्ध्वपातन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत डीपेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसान, लेकिन नहीं समझेगा तो बहुत टफ हो जाएगा ये आपको, बहुत कन्फ्यूजन है। तो पहला आपका टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट, टर्म इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। समझ में आया? अवस्था परिवर्तन में कौन कौन टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इंग्लिश में लिख रहे तो? अवस्था परिवर्तन में जो जो प्रमुख कारक है, जो जो प्रमुख टर्म है, वो आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अवस्था परिवर्तन, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में दो फैक्टर है, दो प्रमुख कारण है ना। दो प्रमुख कारण कौन है? दो लिख दे रहे, दो प्रमुख कारक। दो प्रमुख कारण कौन है? पहला चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। अब इसमें कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व रहता है वो पढ़ेंगे। पहला है फ्यूजन। पहला क्या? फ्यूजन। फ्यूजन और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। अब क्या पढ़ेंगे? पहला फ्यूजन और मेल्टिंग, और मेल्टिंग के साथ पढ़ेंगे हम लोग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? मेल्टिंग को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गलनांक। मेल्ट होना ना, कोई भी चीज़ क्या हो रहा? मेल्ट हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गलनांक। फ्यूजन मतलब भी गलनांक, है ना। गलनांक एवं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक एवं गलनांक बिंदु, गलनांक
बिंदु। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। पूछा जाएगा आपका गलनांक क्या होता है, पदार्थ का गलनांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हाँ गलनांक, तो देखो इसको गलनांक किसको बोलेंगे हम लोग, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में आ जाए। किसी भी पदार्थ का सॉलिड से लिक्विड में आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गलनांक बोलते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, मतलब किसी भी पदार्थ का अपने ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तन हो जाना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, गलनांक बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, गलनांक। तो सिंपल सा एक लाइन में हम लिखेंगे, पदार्थ का ठोस अवस्था से, पदार्थ का ठोस मतलब सॉलिड, पदार्थ का ठोस से लिक्विड में बदल जाना, लिक्विड मतलब तरल में बदल जाना, इस प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। गलनांक मतलब मेल्टिंग पद कहते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है, कैसा है ये आपका, सॉलिड में है। अब इसको टेम्परेचर दिए, हीट दिए, तो अब इस सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा। तो इसको क्या बोलेंगे, इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग, इस टर्म को क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। अच्छा, अब ये सॉलिड जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर ले रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। तो कोई भी चीज़, तो पानी का तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग चीज़ का गलनांक बिंदु अलग अलग होगा। अच्छा, गलनांक बिंदु का मतलब क्या, तो गलनांक बिंदु किसी भी पदार्थ का वह बिंदु है जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे वह पदार्थ अपना सॉलिड से जस्ट किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप एक लोहे का टुकड़ा लिए, ठीक है, ये आयरन का टुकड़ा है, इसको भट्टी में डाल दिए। क्या किए, भट्टी में डाल दिए, हीट दे रहे हैं, मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर दिए, अभी तक गला नहीं, गला 200, मानते जैसे ही यहाँ 1500 टेम्परेचर निकला, 1500 डिग्री सेल्सियस मिला, ये लोहे का टुकड़ा सॉलिड से पिघल करके किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। किस में आ गया, लिक्विड। तो कितना टेम्परेचर पे जा करके, 1500, इस पॉइंट पे ही जाके ये लिक्विड में किस में आ गया, सॉलिड से लिक्विड में आया। तो इस लोहे का गलनांक बिंदु कितना होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। इसी तरह पानी का गलनांक बिंदु कितना होता है, वाटर का गलनांक बिंदु, वाटर कितना में पिघलता है, तो कोई बर्फ़ है तो याद रखिएगा बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता भी है और 0 डिग्री सेल्सियस से जमना स्टार्ट भी होता है। तो वाटर का गलनांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताइए अलग अलग पदार्थों का गलनांक बिंदु अलग अलग होगा कि नहीं होगा। जैसे गिलास है, गिलास मान लेते हैं जिस टेम्परेचर पे गलना स्टार्ट हो जाए तो उसका गलनांक बिंदु वो हो जाएगा। समझ में आया। और गलनांक मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में आ जाना, उसको गलनांक बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड आया तो उस टेम्परेचर को, उस स्पेसिफिक पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, गलनांक बिंदु, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया, यहाँ तक डाउट है नहीं ना। चलिए, तो अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। अच्छा, क्यों अलग अलग होता है बताइए। यहाँ पे जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, बर्फ़ है, ये आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एक आयरन लिए लोहे का टुकड़ा, 1500 डिग्री पे, मान लेते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघला, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है दीपक, 0 डिग्री सेल्सियस है। और इसका कितना है सुनील जी, 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघला, इसीलिए तो भट्टी में देखते हैं पूरा गर्म रहता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर। तो क्यों ये 1500 डिग्री इसको लगा, कि लोहा है इसीलिए, मजबूत है इसीलिए, हाँ, कौन सा ऐसा फैक्टर है। अरे इसके जो ये भी क्या, अच्छा ये भी पदार्थ, आइस भी क्या है, पदार्थ है, आइस भी क्या, मैटर है, सॉलिड है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स होगा। हाँ सही है, थोड़ा थोड़ा। अब ये आयरन है ना, अब ये आयरन है, इसके अंदर भी क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। तो इसका जो पार्टिकल्स होगा एकदम क्लोजली पैक्ड होगा, इसके कंपेयर में ज़्यादा पैक्ड होगा। और इसके दो अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत बल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा अरेंज होगा इसके कंपेयर में। तो इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा हमको क्या लगेगा, हीट देना पड़ेगा। समझ में आया, तब जाके अपना अवस्था को परिवर्तन करेगा, लेकिन इसमें उतना इसके कंपेयर में नहीं है। इसलिए अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग पदार्थ का गलनांक बिंदु क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में आया।
याद रखिए। अब लोहा से ज़्यादा किसका हो सकता है? जो इससे ज़्यादा कठोर हो, उसको गलाने में उतना ज़्यादा मुश्किल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसका जो क्लोजली पैक बंधन क्या बहुत ही स्ट्रांग होगा, इसके लोहा से भी कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है, जब हम लोग पढ़ लिए ये वाला अणु वाला तो क्लियर हो जाए किस लिए होता है, ठीक है? तो ये ध्यान देना। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और तो मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछेगा गलनांक बिंदु क्या है, तो क्या बोलेगा? जिस तापमान पे कोई भी सॉलिड अपना लिक्विड में स्टार्ट हो जाए, लिक्विड में बनना, लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाए, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? गलनांक बिंदु। तो वाटर का गलनांक बिंदु क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब चलिए यहाँ पे लिखवा देते हैं, इसको भी लिख दे क्या? मेल्टिंग पॉइंट को, इस बिंदु को गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अच्छा, यहाँ पे चलिए लिखते हैं, गलनांक मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग कहते हैं। और जिस ताप पर, और जिस ताप बिंदु पर, और जिस ताप बिंदु पर, जिस ताप बिंदु पर गलना स्टार्ट हो, जिस ताप बिंदु पर द्रव अवस्था में, जिस ताप बिंदु पर लिक्विड स्टेट में, लिक्विड अवस्था में परिवर्तित, लिक्विड अवस्था में परिवर्तित, जिस ताप बिंदु पर लिक्विड अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाए उससे क्या बोलते हैं? उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को गलनांक बिंदु बोलते हैं। गलनांक बिंदु या क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मत पीजिए, जैसे संदीप को लगाई तो फ़ोन मेरे मोबाइल से। जैसे वाटर का गलनांक बिंदु कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी आइस बोलेंगे ना, आइस, बर्फ कितना डिग्री पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है? 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जमना भी स्टार्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है? हाँ? संदीप वाटर है क्या? फोन किए तो। अच्छा, 0 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब समझ में आया गलनांक क्यों? अच्छा, किसी भी पदार्थ का जितना, किसी भी पदार्थ के कण जितना ज़्यादा फोर्स होगा उसका गलनांक बिंदु क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। क्या बोला? समझ में आया? देखिए सुबह में यहाँ पे गलनांक क्या होता है? गलनांक उसको बोलते हैं पदार्थ का ठोस से लिक्विड में चेंज हो जाना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में गया उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? गलनांक बिंदु। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारा। जैसे टंगस्टन का गलनांक बिंदु, बल्ब में देखे हैं? अब समझ में आया गलनांक क्यों बोलते हैं टंगस्टन का गलनांक बिंदु। हीटर, वाटर हीटर का गलनांक बिंदु हाई कम होता है, ज़्यादा क्यों होता है? जिसका जितना ज़्यादा गलनांक बिंदु वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर गलेगा। इसका मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा हो रहा होगा, तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो टंगस्टन, जो बल्ब के अंदर टंगस्टन है, उसका गलनांक बिंदु ज़्यादा होता है, कम होता है? ज़्यादा होता है ना, तभी तो अगर कम रहा तो तुरंत ना गल के पिघल जाएगा वो। टंगस्टन का कितना होता है? शायद 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 38। लोहा से भी ज़्यादा हीट वो लेता, तब 3800 के बाद वो पिघल जाएगा। लेकिन 3800 से टेम्परेचर जा पाता है क्या? राइज नहीं हो पाता है। याद है, टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, उसका 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। याद है, लोहा लगभग 1100-1200 पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब लोहा का भी किस तरह का भी यूज़ करें मटेरियल। तो अब देखते हैं, बात करते हैं। दूसरा है आपका बॉइलिंग। दूसरा क्या आपका? बॉइलिंग एंड कौन पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वथनांक, क्वथनांक एवं क्वथनांक बिंदु। इसको कैसे पढ़ेंगे? अब बताइए इसमें क्या होता होगा? इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे क्या? सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे सॉलिड का कन्वर्ट होना, सॉलिड कन्वर्ट इनटू किस में? लिक्विड में, ठीक है? यहाँ पे लिख दिए सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पॉइंट लिख दिए, याद रहेगा आप लोगों को शॉर्ट में। ठीक है, चलिए, सॉलिड का कन्वर्ट होना लिक्विड में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग। कन्वर्ट मिटा देते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है?
अब बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बताएं, तो इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ, बताइए आप लोग बॉइलिंग किसको बोलेंगे, उबलना, बॉइलिंग मतलब उबल रहा है, तो इसमें कौन सा अवस्था था, किसमें चेंज हो जाएगा बताइए, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस में। तो इसमें क्या लिखेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में पहुंच जाए, और जिस ताप बिंदु पे वो द्रव से गैस में गया उस ताप बिंदु को क्या बोलेंगे, गलनांक बिंदु बोलेंगे, सॉरी क्वथनांक बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु बोलेंगे। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना। तो पदार्थ का, छोटा सा लिखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, पदार्थ का, पदार्थ मतलब मैटर, पदार्थ का किसमें, लिक्विड से, लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में बदल जाना, लिक्विड से गैस में परिवर्तित लिखते हैं, ठीक रहेगा, लिक्विड से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, लिक्विड से गैस में परिवर्तित होना क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक, या क्या कहेंगे इसको, बॉइलिंग कहते हैं। और जिस ताप बिंदु पे होता, और यह प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया जिस ताप बिंदु पर आरंभ होता है, आरंभ होता है, उस ताप बिंदु को क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट ना, बॉइलिंग, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी अलग अलग पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लोग किसका लेते हैं आपका, तो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली आपका बॉइलिंग हो गया, मतलब जिस तापमान पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, जस्ट जिस टेम्परेचर पे स्टार्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा जैसे कि इसमें, तो बताइए लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, कोई भी पानी कितना डिग्री टेम्परेचर मिलेगा कि बॉयल हो जाए, कितना, 100। कोई भी पानी, नॉर्मल पानी है, जब तक उसको 100 नहीं मिलेगा तब तक वो अपना लिक्विड से वेपर में नहीं जाएगा, मतलब गैसियस स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है, वेपर या गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, गैस या वेपर स्टेट भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रूरी नहीं है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाए तो सबका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा क्या, नहीं होगा ना। पारा देखें, पारा क्या है, धातु है ना, धातु का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, रूम टेम्परेचर, थर्मामीटर रूम टेम्परेचर पे तो पिघला हुआ रहता है कि नहीं रहता है, तो याद रखना है। अच्छा क्यों रूम टेम्परेचर पिघल गया, इसका मतलब उसका जो कण था, कण के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, कम था, ठीक है, इसीलिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। रूम में टेम्परेचर 37 डिग्री इतना टेम्परेचर मिला कि वो क्या हो गया, बॉयल हो गया, गैस के कंडीशन में आ गया, समझ में आया। अलग अलग चीज़ों, अब पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कि ज़्यादा, पेट्रोल छिड़क दिया ना हवा में तुरंत वेपराइज हो जाएगा, है ना, रूम में टेम्परेचर पे हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं, गैस स्टेट में आ जाता है लिक्विड से, तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट है कि हाथ में रखें उड़ जाता है, इसका हाथ का टेम्परेचर मिला उसको, हाथ का बॉडी टेम्परेचर मिला, उस लिक्विड से पेट्रोल किसमें बन गया, गैस में, तो पेट्रोल का भी गैस क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस सब चीज़ का क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हैवी वाटर का हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता होगा, ज़्यादा होता होगा, ठीक है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगा। अब एक इसी में इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। नींद आ रहा है सुनील जी, आँख थोड़ा सा, पानी नहीं आया, रुकिए पानी आ जाएगा, क्लास को पॉज कर दे क्या 2 मिनट के लिए, बोरिंग लग रहा है क्या, पढ़िए नहीं, बहुत मज़ा आने वाला, सब्लिमेशन, लैटेंट हीट, मिटा दे इसको कि फ़ोटो खींचिएगा, खींच दीजिए, इधर आ जाओ दीपक, बढ़ जाओगे, आ गया ये, आप आ गए, तो ज़्यादा आवाज़ जाएगा तो माइक थोड़ा सा खुले, नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी में आप लोग संघर्ष करें, आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट से आगे जाइएगा, नॉर्मल लोग सो रहा होगा, माथा दर्द दे रहा होगा, आप लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं तो भाई कुछ तो सीख रहे हैं ना, बैठिए यहाँ, बैठिए ना आप।
बैठिए यहाँ पे, आइए ना आप यहाँ पे। पंखा तो आएगा तो फिर नहीं आएगा। बस एक ही को खींच के डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। चलिए रात भर जाएगा मैच था, डे नाइट मैच था, रात भर जाएगा। बाप रे, हो गया, इसको बंद करें, क्लोज चैप्टर। अब क्या आएगा इसके बाद? सब्लिमेशन। क्या आएगा? सब्लिमेशन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्लिमेशन, ये सब पता आप लोगों को 9 में पढ़ना था। पढ़े थे, ध्यान में लेके नहीं पढ़े। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। देखिए हमारा स्पेलिंग राइटिंग बहुत गलत होता है, लेकिन साइंस इसीलिए हम उतना फोकस कभी नहीं करते हैं, ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन, इसको इंग्लिश में द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई सॉलिड स्टेट का मैटर सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड को भूल जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ सीधे सॉलिड अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या वेपर की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो पदार्थ का सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, इससे क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन, है ना। तो पदार्थ का सीधे सॉलिड स्टेट से किसमें? गैस को बोलते हैं वेपर स्टेट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर स्टेट। गैस से वेपर स्टेट में परिवर्तित हो जाना, बिना तरल अवस्था में परिवर्तित हुए, ठीक है, हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। और इसी का उल्टा एंड इट्स और इसी का जस्ट उल्टा और वेपर का वापस से और वेपर या और गैस का, और गैस मतलब क्या? वेपर स्टेट का सीधे और वेपर स्टेट का वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना। सॉलिड मतलब छोड़ देता, सॉलिड में ठोस समझ में आ जाएगा। सॉलिड में परिवर्तन हो जाना या हो जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। पहली बार हम लिख के पढ़ा रहे हैं, सही बता रहे, आज तक कभी हम लिखे नहीं हैं। ऊर्ध्वपातन बुके से सबको पढ़ा दिए हैं। ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को अपनाता है? सीधा सॉलिड से लिक्विड में ना, हाँ, कपूर हो गया, फिनाइल का गोली हो गया, कपूर हो गया। फिनाइल का गोली को नेफ्थलीन बोलते हैं। नेफ्थलीन का देख लो, नेफ्थलीन NaPHTH। अच्छा, नेफ्थलीन हो गया कैम्फर, नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया। फिर उसके बाद आयोडीन भी याद रखिए, आयोडीन, हाँ आयोडीन अथी है ना, आयोडीन हो गया। फिर अमोनियम क्लोराइड सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद नेफ्थलीन कपूर हो गया। नेफ्थलीन की गोली जो आती है, ठीक है, कपूर हो गया। नेफ्थलीन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठोस CO2, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। याद रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। उसको जैसे ही गर्म कीजिएगा ना, क्या होगा? गैस के फॉर्म में आ जाएगा, समझ में आया? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया।
कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ये सब याद रखना है। इस सब को गर्म, कैम्फर को गर्म कीजिएगा ना तो क्या सॉलिड से लिक्विड में नहीं आएगा, किस में आएगा, गैस में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये सब कपूर को। कपूर को कभी पिघलते हुए देखे हैं क्या? होता है सीधा, लेकिन कन्वर्ट फाइनल किस में होता है? कहीं बचता है क्या लिक्विड वाला स्टेट? नहीं बचता, लग रहा है पिघलता है, लेकिन वो सारा लिक्विड पिघल के किस में चला जाता है? गैसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब बात करते हैं वेपराइजेशन। चौथा देखिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप समझ पाइएगा कि हम लोग को गर्मी में जो कपड़ा पहनते हैं कॉटन का क्यों गंजी खरीदा जाता है। ठीक है, मोटा मोटा क्यों पहन लेते ताकि फिर भी हमको ठंडक पहुंचता है। ठीक है, सूती वस्त्र ठंडे में क्यों पहना जाता है, घड़ा ठंडा क्यों करता है, ये प्रोसेस पढ़ेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा अभी वाला जो। तो अब क्या है, वेपराइजेशन। अब आपका क्या है, वेपराइजेशन। मिटा देना इसको, हाँ इसको रहने देते हैं। अब है आपका तीसरा, चौथा नंबर में क्या है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्पीकरण। वेपराइजेशन चौथा नंबर में क्या होगा, वेपर, VAPOURI, जेशन का SCTION। वेपराइजेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, वाष्पीकरण। बहुत इंटरेस्टिंग है, पता हम लोग वाष्पीकरण हम लोग का डेली लाइफ में अभी भी वाष्पीकरण हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, कैसे? अच्छा, वाष्पीकरण किसको बोलेंगे बताइए? वाष्पीकरण पदार्थ इसमें किसमें से किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा बताइए? हाँ, पानी से डायरेक्ट गैस में बदल जाना। हाँ, लिक्विड का गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाना। तो क्या होगा, पदार्थ का लिक्विड स्टेट से किसे, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट या वेपर, गैसियस स्टेट में परिवर्तन हो जाना, परिवर्तित हो जाना। ठीक है, परिवर्तित हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, गैसेस स्पेसिफिक कंडीशन। अच्छा, वेपराइजेशन होता है ऐसे ही हो जाता है क्या? वेपराइजेशन होने के लिए भी क्या चाहिए, फिक्स टेम्परेचर चाहिए, है ना। एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे जाकर के कोई भी चीज़ का होता है, वेपराइजेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा ये सब खत्म हो जाएगा, फ्रीजिंग। ये सबसे बेसिक क्लास है, ये बेसिक जब कीजिए और केमिस्ट्री का जितना आगे वाला डिफिकल्ट होगा ना, तब आप जा कर के समझ सकते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अम्ल क्षार पढ़िएगा तो उसमें मदद मिलेगा, धातु एवं अधातु के परमाणु, तब आपका बहुत चीज़ उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो पीछे से रिलेट था। कि जब तक आप चीज़ों ABCD नहीं जानिएगा, एप्पल आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो केमिस्ट्री का यही बेसिक क्लास है। जब तक आप एटम्स के बारे में नहीं जान रहे हैं, इसके बाद परमाणु और अणु के बारे में आप क्या जानिएगा, केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या जानिएगा, नहीं जान पाइएगा। रटा लगेगा, रटा रटाया सब चीज़ें, लेकिन इसको पढ़ लिया ना तो आपका मन में पूरा क्लियर हो रहा है, अच्छा ऐसे होता था, ऐसे होता, स्ट्रक्चर ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग मतलब फ्रीज होना, ठंडा होना, है ना, जम जाना, सॉलिड में बन जाना। तो फ्रीजिंग को क्या बोलेंगे, हिमांक। क्या बोलेंगे, हिमांक। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, उसी से लिया गया वर्ड हिमांक एवं क्या बोलेंगे इसको, हिमांक बिंदु। अब इसका आप लोग परिभाषा सोचिए क्या हो रहा है। फ्रीजिंग बोले जाइए फ्रिज में जा करके पानी को जमा दीजिए, तो क्या क्या चेंज हुआ बताइए। आप पानी ले गए थे, कैसा, लिक्विड में ले गए थे, और फ्रिज में क्या हुआ, उसका टेम्परेचर को बढ़ाया कि घटाया, टेम्परेचर घटाया ना, टेम्परेचर को घटाया, पानी का टेम्परेचर को निकाल निकाल के क्या हो गया, वो 0 डिग्री पे आ गया और 0 डिग्री पे क्या हो गया, जम गया। तो हम बताए थे ना, पानी 0 डिग्री पे जमना स्टार्ट भी होता है और 0 डिग्री से पिघलना स्टार्ट भी होता है, समझ में आया। तो पदार्थ की अवस्था में वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ सीधे तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि मान लीजिए इसमें पानी है, अब इसमें पानी है, अभी इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा, अभी इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा, अरे जितना इस रूम का टेम्परेचर उतने ना होगा, 27 डिग्री चाहे 37 डिग्री, मान लीजिए 40 डिग्री से 37 डिग्री का तापमान है, अभी किस कंडीशन में है,
लिक्विड कंडीशन में है। अब इसको क्या करेंगे, फ्रिज में जैसे ही हम लोग डालें, फ्रिज में क्या करता है, इस पानी के अंदर से टेम्परेचर निकालेगा ना, इस पानी के अंदर से क्या करेगा, टेम्परेचर को निकालेगा, और टेम्परेचर जैसे ही निकालेगा तो इसके कणस क्या होंगे, एकदम स्थिर होते जाएंगे, धीरे धीरे स्थिर होते, चिपकते जाएंगे, चिपकते क्या होगा, पानी से किस में बदल जाएंगे, जैसे ही 0 डिग्री आया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड में, बर्फ में बदल जाएगा। समझ में आया? तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री टेम्परेचर पे जमना स्टार्ट हो गया, 0 पे जस्ट एकदम जमना स्टार्ट, और 0 से जितना ज़्यादा बढ़िएगा माइनस में फिर जाएंगे ना, फिर 0 से क्या जाएंगे, -1 -2, तो और ज़्यादा सॉलिड होते जाएगा और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया, ये जो अवस्था हुआ था किसी भी तरल पदार्थ का किसमें, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पदार्थ का लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट। आप लोग जब नोट्स बनाएंगे लिखिएगा ना तो लिक्विड स्टेट को लिख दीजिएगा तरल स्टेट मतलब अवस्था। ठीक है, लिक्विड स्टेट बाइलिंगुअल कर देने कि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। पूरा हिंदी रहेगा तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, इंग्लिश भी रहेगा तो अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया तो पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर तरल यूज़ नहीं करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी नोट्स में तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, बस स्टेट को राज्य नहीं पढ़ लेना ठीक है, तो उस राज्य सॉलिड स्टेट में बदल जाना और जिस ताप पे बदलना, और जिस ताप पर बदलता है उस ताप को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। उस ताप को क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु बोलते हैं। अच्छा बताइए, तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग हिमांक बिंदु होगा कि नहीं होगा? जैसे अल्कोहल है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं आप लोग, हिमांक बिंदु कहते हैं। अल्कोहल से तो सब लोग अवगत होंगे। ठीक है, जैसे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, हिमांक बिंदु, पानी कितना डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए तो सर अल्कोहल का हिमांक बिंदु कितना है। अल्कोहल है ना, अल्कोहल को आप फ्रिज में रख दीजिए, पानी 0 डिग्री पे जम जाएगा लेकिन अल्कोहल 0 पे जमवे नहीं करेगा, उसको और ठंडा करना होगा, डीप फ्रीज़र में रखना होगा। जैसे ही इसको माइनस में टेम्परेचर मिला, -40 से कितना है, देखिए तो कितना है, -114.1 डिग्री पे जाके दारू आपको जमना स्टार्ट हो जाएगा। अल्कोहल जिसको बोलते, सॉरी अल्कोहल बोलेंगे, वाइन। ठीक है, प्योर अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब कि आलतू फालतू अल्कोहल नहीं कि ये जो पीने वाला अल्कोहल है। हम लोग बोल रहे हैं जो कोई भी अल्कोहल पीता है, ठीक है, जो कोई भी अल्कोहल पीता है वो प्योर अल्कोहल नहीं होता है। अल्कोहल प्योर पी लीजिएगा ना तो बचबे नहीं कीजिएगा आप। ठीक है, लीवर गला देगा आदमी, बचेगा ही नहीं वो। प्योर अल्कोहल जो बनता है ना, जो आपका हम बताते हैं क्या होता है, अल्कोहल कैसे बनता है। देखिए, जैसे कभी कभी गांव देहात में नदी किनारे भट्टी होता है तो प्रोसेस होता है कि बड़का बड़का तसली चढ़ाया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें शुगर, मोलासेस, गन्ना का रहता है, जूस वूस जो भी है महुआ हुआ डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसको पैक कर दिया था सील्ड। ठीक है, अब इसमें कुछ बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह डाल दिया जाता है ना, बैक्टीरिया ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है, किण्वन का प्रोसेस। गन्ना का जूस है, केतारी उतारी है, पूरा सड़ा गला सब डाल दिया। अब इसको बॉयल किया। अब ये पेड़ के छाँव में होता है, पेड़ के छाँव में होता है, इसका भी रीज़न है। ठीक है, धीरे धीरे इसको प्रोसेस होता है, पेड़ के छाँव में होता है। अब जैसे जैसे इसको किया तो अब इसके अंदर क्या होगा, भाप उत्पन्न होगा। अब ये टेम्परेचर बहुत जल्दी नहीं पिघलाया जाता है इसको। ठीक है, एक नॉर्मल फिक्स टेम्परेचर दिया था। अब ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा तो इसके अंदर का जो बैक्टीरिया था जो इसको फर्मेंटेशन कर, वो तो मर ना जाएगा बेचारा, बैक्टीरिया मर जाएगा तो अल्कोहल कहाँ से कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे हम लोग ग्लूकोज को कम टेम्परेचर पे तोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, इथाइल अल्कोहल में। किसमें, इथाइल अल्कोहल। हम लोग का बॉडी में क्या, खाएं तो ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ना टूटा तो क्या मिला, एनर्जी। लेकिन जब हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो देखते हैं यहाँ पे क्या जम जाता है, लैक्टिक एसिड। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपके बॉडी में ग्लूकोज है लेकिन आपको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है क्या, नहीं। अब आपके बॉडी के अंदर का जो ग्लूकोज था ना वो ऑक्सीजन के कम मात्रा में टूट रहा था। जब ऑक्सीजन के कम मात्रा में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। इसीलिए पैर देखते हैं क्रैम्प धर लेता है, फिर एकदम रुक के हाँ पूरा लंबा लंबा सांस लेते हैं, फिर ऐसे मारते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन का प्रवाह करने के लिए कि फिर से ग्लूकोज को तोड़े और क्या मिले हमको, एनर्जी मिले। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। इसमें भी ग्लूकोज है ना डाला हुआ, केतारी है, गन्ना, महुआ जो भी है, ग्लूकोज। अब इसमें ऑक्सीजन रहेगा क्या,
हमको बनाना क्या है, इथाइल अल्कोहल है तो बनाना है। तो अब इसमें से ऑक्सीजन रहेगा क्या, इसमें से ऑक्सीजन रहता है, इसको पूरा पैक, इसमें हवा एकदम नहीं होना चाहिए, हवा एकदम नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे इसको गर्म करेगा और इसके अंदर ईस्ट बैक्टीरिया कुछ डाले जाते हैं, केमिकल्स है ना, आता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना प्रोसेस किनवन स्टार्ट कर देते हैं। दही में गमकने लगता है अल्कोहल, खट्टा दही खा लिया नशा मार देगा आपको। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया क्या किया, उसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर बैक्टीरिया है, देखते हैं 3 दिन बाद वाला ताड़ी पी लीजिए क्या हालत होता है कि नहीं, अल्कोहल सेम वही फर्मेंटेशन हो गया उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे फर्मेंटेशन होगा। अब इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर वाष्प बनेगा। अब देखिए 2 चीज़ होगा यहाँ पे, ये ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज टूटने के बाद इसके अंदर पानी भी था ना, जो सड़ा गला था, फ्रूट्स था, वो पानी था। तो वो पानी क्या होगा, सुन लीजिए। अरे देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अल्कोहल का पूरा स्टोरी बता रहे हैं। देखिए क्या होगा, 2 चीज़ होगा। जैसे मान लीजिए फल है तो फल के अंदर पानी भी होगा, तो फल का पानी क्या होगा, नीचे फल का पानी फल का जो पानी है ना, तो पानी को खौलने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और इसके अंदर अल्कोहल भी निकलेगा, क्या निकलेगा, अल्कोहल भी। अब 2 चीज़ हुआ, इसके अंदर पानी हो गया, वाटर हो गया एक, और एक क्या हो गया, अल्कोहल बनना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। ठीक है, इसी के अंदर अल्कोहल। अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अल्कोहल आपका होता है नहीं माइनस बॉयल होना, बॉयल कितना पे वेपर हो जाता है। अल्कोहल आपका लगभग आपका 70 डिग्री पे, कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 या 60 कंफर्म नहीं है, लेकिन पानी से कम में क्या होता है, अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट। अरे देखते हैं वाइन को हाथ पे लीजिए, तुरंत बॉयल हो जाता है, पानी नहीं ना होगा जल्दी बॉयल, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, कम है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिले तो क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसके अंदर अल्कोहल भी बना, अब इसके अंदर पानी भी बना। तो आपको टेम्परेचर कितना रखना है, टेम्परेचर 17 तक ना रखना है, टेम्परेचर 70 तक रखिएगा तो क्या 70 डिग्री जैसे टेम्परेचर, तो अल्कोहल वेपर बन के क्या होगा, ऊपर आने लगेगा। अगर आप 100 से ज़्यादा दे दीजिएगा तो क्या होगा, पानियों आ जाएगा साथ में, क्या आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा ना, ये भी पानी बॉयल भाप बन के आ जाएगा। तो आपको पानी इतना टेम्परेचर नहीं देना, आपको इतना टेम्परेचर देना है कि 70 डिग्री टेम्परेचर पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो। अब अल्कोहल बॉयल हो गए, यहाँ पे आपका नीब में आना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जिसमें है, इसमें धीरे बूंद बूंद करके आता है। तो ये बोलते हैं ना कि देखिए यहाँ पे दारू चुआया जा रहा है, तो ऐसे बूंद बूंद करके अल्कोहल जमा होगा। इस टोटल का लगभग 7 से 8%, 100 में से 7 से 8% ही अल्कोहल बनता है पूरे मटेरियल का। अब ये जो अल्कोहल है ना, ये थोड़ा सा जो अल्कोहल मान लीजिए या 20 किलो मटेरियल था, इससे आपका 1 kg अल्कोहल निकला। कितना निकला, 1 kg। ये प्योर है, थोड़ा जीभ पे भी रख लीजिएगा ना तो बेहोश हो जाइएगा। ये प्योर अल्कोहल है। अब इसका वाइन बनाना है, अब इसका शराब बनाना है, क्या कीजिएगा, शराब बनाना है ना, 50 ग्राम दीजिए और पानी मिलाते जाइए, समझ में आया। अब ये 50 ग्राम दीजिएगा और इसको क्या करना है, वाइन ढेर सारा बना करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 kg कोई पी नहीं सकता, ख़त्म तुरंत हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, प्योर अल्कोहल आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वाइन में जो होता है ना, प्योर अल्कोहल थोड़ी होता है वो। तो ये थोड़ा सा अल्कोहल है, 1 kg हुआ, 1 kg प्योर हो गया। इसी को थोड़ा थोड़ा क्या करता है, आपको वाइन में यूज़ किया जाता है, फैक्ट्री में दिया जाता है, समझ में आया। प्योर अल्कोहल क्या, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, आपका जहर होता है ना, कार्बन का क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होता है। तो समझ में आ गया ना, ऐसे ही वाइन आप भी घर में बना सकते हैं। नहीं देखते नदी किनारे, मेरे गांव में नदी किनारे बहुत सारा पुलिस का छापा पड़ता है, तो सब मट्टी उट्टी हांडी उट्टी धांस देता है, एकदम ऐसा ही होता है, एकदम स्मेल बहुत खराब है। अब पेड़ का छाया हमेशा देखिए, कभी धूप में नहीं होता है, पेड़ का छाया जहाँ वहीं पे होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर निकलेगा तो क्या होगा, वाटर भी खोलने लगेगा, तो आपका अल्कोहल में वाटर भी आने लगेगा, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये प्रोसेस था। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अल्कोहल से यहाँ पहुँचे। चलिए एक चीज़ जान गए आप लोग, ये चीज़ पढ़ना था वो कार्बन में पढ़ना था, 10 में। तो पीने के बाद ठीक होता है, बिना पीले वो नशा में रहता है। चलिए पानी कितना डिग्री पर जमेगा, अल्कोहल कितना डिग्री पर जमता है, -114 डिग्री सेल्सियस, सही था ना, हाँ -114 डिग्री जमता, समझ में आया। तो अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अल्कोहल को आप रख दीजिए। अच्छा, अल्कोहल मतलब क्या समझना है, वाइन वाला अल्कोहल मत समझिएगा, प्योर अल्कोहल जो अभी हम लोग बना के आपको दिखाएं, पढ़ाएं इसलिए कि अल्कोहल बोलते किसको है। सैनिटाइज़र में अल्कोहल का मात्रा था, प्योर अल्कोहल था सैनिटाइज़र, जो ओरिजिनल होता है उसमें क्या था, लिखा होता है ना अल्कोहल होता है, देखो तुरंत वेपर हो जाता है, ठीक है। और उसको लेकिन उसको जमाइएगा ना तो जल्दी जमेगा ही नहीं प्योर अल्कोहल।
माइनस, आपका फ्रिज काम ही नहीं करेगा उसको जमाने के लिए, क्योंकि ये -140 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस कहाँ से करेगा ये, ज़्यादा माइनस में जाएगा फ्रिज आपका। हाँ अच्छा 0.1 मतलब एक रेफरेंस मान ले रहे हैं डाटा इसको। तो वाइन का प्रोसेस पता चल गया कैसे बनता है। अच्छा उसी वाइन वही अल्कोहल का यूज़ होता है। अच्छा एक चीज़ सोचिए, कोई चीज़ को देखे है ना, अल्कोहल को यूज़ करता है, देखते हैं जैसे कोई सॉल्यूशन, ठीक है, ले लिया रुमाल में ले लिया, सॉल्यूशन सूंघ रहा प्लास्टिक में ले लिया, ठीक है हो गया। नहीं एकदम हाँ बताते हैं अब क्या होता है, इसको दे देते रख दीजिए हम लोग कर लेंगे। हाँ देखिए क्या होता है, अल्कोहल से नशा होता है। अल्कोहल क्या करता है, हमारे ब्रेन को, पीछे वाला जो ब्रेन है ना उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और पीछे वाला ब्रेन का काम क्या है, स्टेबिलिटी, तो उसी को डिस्टर्ब करता है। ब्रेन स्टेबल करेगा नहीं करेगा। लेकिन अब सुने जो मार्केट में सॉल्यूशन, तो अल्कोहल पीने से क्या होता है, आदमी को नशा चढ़ता है। तो अब जो सॉल्यूशन सूंघता है उसमें अल्कोहल मिला हुआ रहता है। जो होता है ना जूता पॉलिश वाला उसमें अल्कोहल होता है। जो फर्नीचर में देखते हैं पेंट करता है ना उसमें भी अल्कोहल होता है आपका। तो इसीलिए उसको भी बहुत सारा लोग लेता है, सूंघिएगा तो नशा मार देगा आपको, ठीक है। पेट्रोल में क्या होता है, अल्कोहल होता है। पेट्रोल में भी अल्कोहल होता है। अल्कोहल का बहुत टाइप होता है। तो पेट्रोल का भी सुनिएगा तो देखते पेट्रोल पंप पे जाए थोड़ा सा जैसे नाक में भक मारता है तुम कैसा, कभी कभी गाड़ी को फूकेंगे मुंह डाल के तो लगा चक्कर टाइप से आ जाता है कि नहीं, लगता है बेहोशी छा गया। तो वो प्योर अल्कोहल था ना, उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में था, समझ में आया। तो इसीलिए सस्ता नशा क्यों बोला जाता है, सुने ना, सस्ता नशा बोला जाने का रीज़न ही यही है, बेचारा प्योर अल्कोहल कंज्यूम मार्केट से नहीं कर सकता है, 300-400 रुपये नहीं खरीद सकता। तो उसको पता है, वो साइंस कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इसमें अल्कोहल मिलता है, उसी का यूज़ कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जिसको चाहिए। हाँ वो तो है बहुत। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक देख ले क्या। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद है क्या, कंडेंसेशन। वाष्पीकरण, इसमें एक्सप्लेन क्या करना चाहते हो, लिक्विड का। वाष्पीकरण में यही लिक्विड से क्या होता है, गैसियस स्टेट में हो जाना। कोई भी लिक्विड है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, गैसियस स्टेट। तो अलग अलग पदार्थ का वाष्पीकरण क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं, जैसे अभी नहीं बताया पानी का वाष्पीकरण कितना होता है, पानी कितना उबलना स्टार्ट होता है, 100 डिग्री पे होता है, ठीक है। वो गलनांक हो गया, ठीक है। अब देखिए कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को क्या बोलेंगे, संघनन। क्या बोलेंगे, बर्फ गिरता है ना तो वही प्रोसेस है संघनन, संघनन। अब देखिए पानी पड़ता है, बर्फ गिरता है, तो बस यही प्रोसेस है, पानी बर्फ आता है, ठीक है, संघनन की प्रोसेस। संघनन में क्या हो रहा है, कोई पदार्थ किस अवस्था से किस अवस्था में जा रहा होगा, बोलिए। देखिए पदार्थ का गैसियस स्टेट से होगा, गैसियस स्टेट से किसमें, सॉलिड स्टेट में परिवर्तित होना। परिवर्तित होना संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन मतलब विशिष्ट कंडीशन पे, ठीक है, एट स्पेसिफिक कंडीशन हो गया, या टेम्परेचर, या जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पे कोई भी कैसा गैसियस स्टेट का पदार्थ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। अच्छा ये किसका उल्टा है बताइए तो, यहाँ पे गैस से सॉलिड में, और यहाँ पे क्या था, सॉलिड से सॉरी गैसियस स्टेट टू लिक्विड, सॉरी गलती होती, गैसियस से लिक्विड, गलत बोले हम, गैसियस। अगर ये गैस से सॉलिड हो जाता तो इवापोरेशन ना चल जाता, वही हमको याद आ रहा। गैसियस स्टेट से किस में, गैसियस स्टेट से
लिक्विड में। देखो यहाँ पे गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। देखिए संघनन किसको बोलते हैं ना, कोई पदार्थ अगर गैस की अवस्था में है उसको जैसे जैसे ठंडा करोगे तो किस में जब कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, संघनन। और वेपराइजेशन में क्या पढ़े थे, लिक्विड से गैस और ये गैस से लिक्विड। तो क्वेश्चन एक ऐसा अराइज होता है कि वेपराइजेशन किसका उल्टा है, संघनन का। संघनन में क्या होता है, लिक्विड से गैस में। अब इसका एग्जांपल बताएं। गैस से आप लोग सोचिए हमारे डेली लाइफ में एक घटना घट रहा है, गैस से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। सॉरी हाँ, गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बोलिए, संघनन। अभी जैसे मान लीजिए ये बोतल है, बोतल में ठंडा पानी लेकर के आए, एकदम ठंडा चिल्ड वाटर लेकर के आए। ठीक है, अब चिल्ड वाटर लेकर के आए, पैक एकदम टाइट कर दिए। बर्फ़ है, मान लीजिए बर्फ़ है इसमें डाला हुआ है। ठीक है, बर्फ़ बोतल में भरा हुआ है, एकदम ठंडा बर्फ़ भरा हुआ है। अब इसको टाइट कर दिए। अब थोड़ा देर बाद देखते हैं इसके चारों ओर क्या होता है, पानी। अगर इसको बेंच पे रख दिया जाता है तो पानी फ्लो होने लगेगा, तो क्या इसके अंदर से आता है क्या पानी, कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से बह रहा है, तो इसके अंदर तो कहाँ से बह रहा है दीपक, हवा से। हवा से कैसे, ठीक है तुम्हारा, हाँ हवा में क्या है, पानी है, लेकिन कैसे बहा, पता है ये पानी कैसे आया। जैसे मान लीजिए इसके अंदर बर्फ़ है, अब इसके छोटे छोटे देखते पानी जमना स्टार्ट हो जाता, तो क्या हुआ ना कि ये जो हम लोग जिस अभी रूम में है ना, इस रूम में क्या है, हवा है। हवा क्या, ढेर सारा गैस का मिक्सचर है, और इस हवा में वेपर भी तो है, वाष्प भी तो है, पानी के कण भी तो है। किस रूप में है, वाष्प के रूप में है। किस रूप में है, वाष्प। तो वही पानी जैसे इसे फ्लो हो रहा है, पानी मतलब वाष्प, इसके जैसे ही वाटर वेपर इससे गुजर रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठंडक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ठंडक मिल रहा है, जिसके कारण ये वाष्प वाला पानी का जो एनर्जी था ना वो घट गया। क्या हो गया, घट गया, जिससे वाष्प से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो जैसे जैसे गुजर रहा, जो इसके सरफेस से टच होकर जा रहा, तो हर एक वेपर वाला पानी का एनर्जी को क्या कर रहा है, कम। जाहिर सी बात है, एनर्जी को कम कीजिएगा तो लिक्विड में आएगा, और लिक्विड से एनर्जी को कम कीजिएगा किस में चल जाएगा, सॉलिड में चल जाएगा। ये चीज़ पढ़े है ना, कण का काइनेटिक एनर्जी का सब कमाल है। तो जैसे ही जितना वाष्प वेपर इसे टकराते जा रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रहा है, और सब क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहा है। समझ में आया कि नहीं यार। तो यही हुआ संघनन, गैस का ठंडा हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, गैस का ठंडा होकर किसमें, तो क्या उस गैस का ठंडा हुआ ना पानी, अब इसी में जैसे एसी लगा देते हैं, तो एसी में क्या होगा, एसी लगा देते, देखिएगा बहुत एसी का टेम्परेचर हाई कर दीजिए इस रूम में, तो इस रूम में कुछ देर बाद देखिएगा मेरे कंप्यूटर पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो। वो बर्फ़ कहाँ से जमा, इसका मतलब इस रूम में क्या था, आपका वाटर का वेपर था, वो ठंडक होकर किस में कन्वर्ट हो गया, आपका लिक्विड में। और ज़्यादा टेम्परेचर और बढ़ा तो फिर उसमें किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सा बात है। तो समझ में। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कुकर से गैस निकलता है, अब हाथ वहाँ रख दीजिए, तो गैस को जैसे ही ठंडक मिला तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से। गैस था, हाथ में ठंडक मिला तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अभी जैसे यहाँ पे अल्कोहल बना रहे थे ना, गैस था, यहाँ गया, यहाँ तक जाते जाते बेचारा गैस वो ठंडा हो गया ना, और गैस से किसमें बन गया, लिक्विड में। तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, कंडेंसेशन। समझ में आया, याद रखना। अब देखिए वर्षा का पानी कैसे होता है, तो तालाब उलाब है, तालाब उलाब में क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। तो वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड किसमें बदलेगा, गैस में। लिक्विड किसमें बदलेगा, गैस में। तो गैस में बदला लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। तो तालाब का पानी का वाष्पीकरण होकर के ऊपर बादलों में चला जाना। अब वो क्या हो गया, पानी जो वाष्प के रूप में है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर में ठंडा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, ठंडा होता है। अब वही वाष्प धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, और ठंडा होगा तो क्या होगा, पानी का जो वाष्प था तो उस समय मॉलिक्यूल्स दूर दूर था, अब जैसे जैसे ठंडा होगा सबका काइनेटिक एनर्जी घटते गया, तो नज़दीक आते जाएगा ना। अब गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में। लिक्विड भारी होता है तो क्या होगा, नीचे बरसात के रूप में गिरने लगता है। और अगर ज़्यादा वो ठंडा होने लगा तो क्या हो गया, बर्फ़ के रूप में गिरने लगता है, सॉलिड जम जाता है। कहीं कहीं ज़्यादा भारी हो गया, इसलिए कहीं कहीं सुने बादल फट जाना, सुनेंगे नहीं, केदारनाथ कहीं पर बादल अचानक से फट गया, अचानक से एक ऐसा क्लॉट हुआ वहाँ पे, ज़्यादा ठंडा हुआ, उसके कारण क्या, एक ही जगह गिर जाता है। ठीक है, मतलब बादल क्या होता है, एक फॉर्म में होता है ना, बना करके आपका एरिया बना करके होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है, अपने साथ लेकर के घूमते रहता है वाटर वेपर। जैसे ही जहाँ उसको मिला, ठंडक मिला, पहाड़ से गुजरा, इस एरिया में ठंडा हवा आया, तो वेपर क्या हो गया, ठंडा हो गया, वहीं पर पूरा पानी गिरा दिया, तो बोलेंगे बादल गिर गया। ठीक है, बादल नहीं गिरा, वो ठंडा होकर गिर गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुनील पूरा भयानक, आँख एकदम, आज नहीं छोड़ेंगे, आँख लाल हो जाती। कंडेंसेशन, एक हम फ्लो चार्ट लास्ट बना रहे हैं। कितना हो गया सर टाइम,
चलिए बस एक ग्राफ बना दे। अब इतना मेहनत से पढ़े, इतना शिद्दत से आप लोग पढ़े, एक ग्राफ बनता है, पूरा का निचोड़ बना दे रहे हैं, ठीक है। लिख लिए फोटो कंटिन्यू ना। अब इसका ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए हैं, देख लीजिएगा, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्रिज में देखिए कंडेंसेशन ठंडा कर देता है, और ज़्यादा ठंडा कर दिया तो किस में लिक्विड में बदल गया। फ्रिज का काम क्या है? लिक्विड को सॉलिड में बदल देना। तो लिक्विड को सॉलिड में फ्रिज बदल दे रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? कंडेंसेशन हो रहा होगा कि फ्रीजिंग हो रहा होगा? फ्रीजिंग हो रहा है ना। अच्छा, जैसे देखते नहीं है बहुत सारा लगा हुआ रहता है, जैसे कि बाहर उहर में आपका क्या लगा हुआ रहता है, ये ठंडा पानी करने वाला, तो वहाँ पे कंडेंसेशन ना होता होगा। लिक्विड को ठंडा कर दिया, लिक्विड के अंदर जो उसके अंदर पानी डाला हुआ था, है ना, ठंडा करने वाला के अंदर, तो उसके अंदर कंडेंसेशन लगा, क्या कंडेंसर लगा। तो कंडेंसर में एक गैस होता है, क्या होता है? एक गैस होता है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अमोनिया गैस। वो क्या करता है? ठंडक प्रोवाइड करता है। उससे जो पानी गुजर के गया तो क्या होगा? वो गैस तो ठंडा है, अब पानी का क्या करेगा? एनर्जी को निकाल लेगा। एनर्जी को और निकालते जाता तो क्या होगा? एकदम पानी ठंडा चिल्ड होते जाता है। अगर और ज़्यादा ठंडक निकाल लेंगे तो आपका वो पानी गिरवे नहीं करेगा, बर्फ़ में बन जाएगा। तो कभी कभी बर्फ़ जम भी जाता है बहुत सारा ऐसा, अगर ज़्यादा ठंडा कूलिंग करने लगेगा तो, ठीक है। वहाँ भी कंडेंसेशन हो गया। मेन कमाल है किसका? कण का। जो स्टार्टिंग क्लास, कण में आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो अवस्था में भी छेड़छाड़ होते जाएगा। बस कण के बारे में पढ़ना है, इसीलिए कण का जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ाए थे वो हमेशा याद रखना है। सब कण का कमाल है। कण का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो लिक्विड, लिक्विड से और ज़्यादा बढ़ गया तो गैस, फिर गैस से और ज़्यादा बढ़ गया तो सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। गैस को भी और ज़्यादा गर्म करेंगे तो सुपर हीटेड स्टीम, जैसे बोकारो थर्मल चलता है, उसे टरबाइन चलाया जाता है, टरबाइन पे धक्का जाता है। आपको थोड़ा हायर स्टडी में हो गया, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ना है, ठीक है। स्टीम भाप इंजन जिसको बोलते हैं, एकदम उस स्टीम पूरा ड्राई रहेगा, आपकी स्किन पे मारा चथड़ा उड़ जाएगा आदमी का। उसे टरबाइन चला के बिजली उत्पन्न किया जाता है। हाँ, कोयला भी क्या, कोयला भी गर्म पानी को करता है, पानी को इतना ज़्यादा गर्म करता है कि नॉर्मल वाला वेपर नहीं निकलता, सुपर हीटेड स्टीम को निकाला जाता है। और वो स्टीम से जिस पे पंखा पे चला तो बहुत तेज़ी से घूमता है, उससे मैकेनिकल एनर्जी चक्का घुमा रहे हैं आप, ठीक है। भाप इंजन, बोकारो स्टीम में जो वेपर होता है ना, सुपर हीटेड होता है, उसका टेम्परेचर बहुत होता है। जैसे यहाँ पे पानी का वेपर है 100 डिग्री मिल जाएगा, लेकिन उसको और ज़्यादा गर्म किया जाता है, सुपर हीटेड, सूखा ड्राई स्टीम कि सूखा दे एकदम, है ना। पूरा उसको आपको पत्ती ब्लेड को घुमाया जाता है, जिससे क्या हो गया? आपका मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर से जोड़ दिया, क्या निकला आपका? बिजली उत्पन्न हो रहा जहाँ भी है आपका। तो बोकारो थर्मल का अपना है ना, थर्मल लगाया हुआ है, पानी को खौला रहा है थर्मल में। पानी से क्या बना रहा है? गैस। गैस तो क्या कर रहा? टरबाइन को चला रहा, टरबाइन चल रहा तो क्या निकल रहा? बिजली उत्पन्न कर रहा। जैसे IOCL भी, मेरा दोस्त IOCL में, तो बोलता है IOCL इंडियन ऑयल जो है अपना बिजली अपने बना करके दे देता है स्टाफ लोग को, तो उसी में काम करता है, बॉयलर वाला में टेम्परेचर को रीड करता है। बोलता बहुत भयानक डर लगता है, बोलता यहाँ से पाइप जाता है, सोचिए उसके अंदर से स्टीम जा रहा, कितना गर्म रहता है, कितना मोटा चेम्बर रहता है, तो छू लेते हैं हम लोग हाथ से, लेकिन कभी फटा तो क्या होगा उसका हाल। अब देखिए यहाँ पे एक टेम्परेचर देखिए, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, इस प्रोसेस का क्या नाम है? सॉलिड से लिक्विड में बदलना, इस प्रोसेस का क्या नाम है? मेल्टिंग। पिघल रहा है ना, गल रहा तो मेल्ट होना, मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्टिंग, गलना, सॉलिड से लिक्विड में। अब बताइए आप लोग, लिक्विड से गैस में जा रहा है, पदार्थ का लिक्विड से गैस में बदल जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? वाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, ठीक है। अब वापस किसी का गैस से लिक्विड में आ जाना, गैस से लिक्विड में आना। गैस को क्या कीजिएगा? ठंडा करेंगे तो किस में आएगा? लिक्विड में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन, कंडेंसेशन। अभी पढ़े थे ना, 1-2 बार पढ़ लिया हो जाए, कंडेंसेशन। अब इसी वापस से लिक्विड को सॉलिड में, और लिक्विड को ठंडा किए, पानी को ठंडा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सॉलिड पानी से बर्फ बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? जमा रहे हैं ना, तो जमाना को क्या बोलेंगे? हिमांक, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रीजिंग। यहाँ तक समझ में आया?
अब एक चीज़ हम लोग सॉलिड से लिक्विड में क्या हो गया, मेल्टिंग या फ्यूज़न भी इसको बोलते थे। फिर लिक्विड से क्या होगा, गैस में वेपराइजेशन। फिर गैस से उसमें क्या होगा, गैस से सॉलिड, अच्छा गैस से लिक्विड में क्या होगा आपका, कंडेंसेशन। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे दीपक, देखना तुम लोग दोनों, देखो गौतम, सॉलिड का सीधा एक और पढ़े थे गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट होना, ऊर्ध्वपातन, क्या बोले थे, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। अब गैस का सॉलिड में सीधा हो जाना, इसका जस्ट उल्टा, इसको भी क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन। गैस का चाहे गैस का वापस से सीधे सॉलिड में, ठीक है, सब्लिमेशन। चाहे इसको वापस इसी में कर दें क्या, एरो इसी तरह, ठीक है कि इसी में एरो घुमा दें, ठीक, बात वही पड़ेगा। ये पूरा कंक्लूजन है, डायग्राम है, ठीक है, इसको फोटो खींच लीजिए। कल पढ़ेंगे हमारे डेली, अब लगभग खत्म हो गया आप लोग को। कल पढ़ेंगे बॉइलिंग में डिफरेंस क्या हो गया, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, इवापोरेशन। कल पढ़ेंगे डिटेल में इवापोरेशन। अच्छा कल इतवार है ना, कल पता है क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, मोड़ दिए, कपड़ा को खींच के लाए, मोड़ दिए, ऐसे फेंक दिए। एगो समझदार आदमी है, कपड़ा को एकदम अच्छे से झाड़ा, एकदम फैला के रखा, वो कपड़ा कम देरी में सूखा, ये कपड़ा जल्दी सूख गया। किसके कारण, कौन सा, इवापोरेशन के कारण। लिक्विड का किस में बदल जाना आपका, सॉरी वेपराइजेशन, लिक्विड का गैस, इसके अंदर लिक्विड उड़ जाना ना, तो क्या होगा, गैस में जल्दी ना बदल जाएगा, मतलब इसके अंदर का जो लिक्विड था उड़ जाएगा। तो मोड़ के रखे तो उसमें इवापोरेशन कम हुआ कि इसमें इवापोरेशन ज़्यादा हुआ, इसमें जल्दी हुआ इवापोरेशन, इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। तो ये भी आपको पढ़ना है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवापोरेशन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वो कपड़ा को मोड़ दिए, सरफेस एरिया घटा, एरिया छोटा कर दिए, तो सरफेस एरिया घटाने से इवापोरेशन का रेट कम जाता है। ये सीधा न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने से इवापोरेशन ज़्यादा होगा कम होगा। अब मान लीजिए कपड़ा था, हीट देंगे ज़्यादा तो क्या होगा, तापमान बढ़ाने से जल्दी ना सूखेगा वो। अरे हीटर पे देखते हैं गंजी उंजी कुछ रखते हैं, सुखाते भीग जाता है, तो हीट दे रहे हैं आप, तो जल्दी नहीं इवापोरेशन होगा, पानी जल्दी ना उड़ जाएगा। तो तापमान बढ़ाने से भी इवापोरेशन का रेट क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण उस कपड़े के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स था इवापोरेट होकर के लिक्विड से किसमें बदल गया, गैस में, और ऊपर चला गया, और आपका कपड़ा क्या हो गया, सूख गया। तो ये पढ़ेंगे हम लोग इवापोरेशन का दर किस किस पे इफेक्ट करता है, ठीक है, याद रखना। फिर हवा की गति से इवापोरेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए एक कपड़ा है, फैन के सामने एक लगा दिए, ठीक है, और एक कपड़ा नॉर्मल ऐसे ही सूखा है, तो जल्दी कौन सूखेगा, जो फैन के सामने कपड़ा रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें इवापोरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। इवापोरेशन का मतलब सीधे दिमाग में आना चाहिए कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, किसके कारण, हवा के कारण। हवा के कारण क्या हो रहा है, इसका लिक्विड सीधे किस में बदल जा रहा है आपका, गैस में। तो ये भी पूछता है वायु की गति के कारण इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है, इसीलिए कपड़ा को जल्दी हवा में रखेंगे जल्दी सूखता है। फिर नमी के कारण भी ये भी याद रखना आपको, ठीक है। ह्यूमिडिटी में क्या होगा, कम सूखेगा। इस मान लेते रूम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा क्या, नहीं। तो ह्यूमिडिटी का इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवापोरेशन का रेट घट जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन का हमारे डेली लाइफ में, तो क्लॉथिंग है, वॉशिंग में करते हैं, ठीक है, कपड़ा धोने में हो गया। फिर डेजर्ट में जो पंखा, कूलर इवापोरेशन करता है कि नहीं करता है, लिक्विड आ रहा है ना, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है, गैसियस स्टेट में, ठंडा हवा मिलता है हमको, इवापोरेशन ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, तो वो भी पढ़ना है आपका। फिर आपका क्या बोलते हैं, कीपिंग वाटर इन अर्थन पोर्ट्स, अर्थ पोर्ट्स मतलब मट्टी के घड़े में रखते हैं, इवापोरेशन का रेट ज़्यादा पढ़ेंगे, क्यों ज़्यादा हो रहा है इसके पीछे का रीज़न कल पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ठंडा कपड़ा में होता है, ये बस हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, इतना ही देखिए, इतना आप लोग खींच दिए हैं, इतना बचा हुआ। इसके बाद MCQ करने में जो मज़ा आएगा ना, आप लोग पूरा क्लास कीजिए, इसके बाद जस्ट MCQ एकदम देखिएगा, आप लोग धनुष जैसा आप लोग तीर जैसा आप लोग MCQ खत्म कर दीजिए। एक भी MCQ नहीं होगा जो आप लोग से छूट जाए, हार्ड से हार्ड MCQ किसी भी बुक का।